तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल या परसों में एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब तेजी के साथ वायरल हुआ। लगभग हर व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो गया और उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। अब लाठीचार्ज जब हुआ तो उसमें एसडीएम साहब भी सिविल ड्रेस में खड़े थे। अब पुलिस का जो जवान था वो समझ नहीं पाया। अब वो लाठी उसने घुमा के मारी और एसडीएम साहब को लग गई। अब जैसे एसडीएम साहब को लाठी लगी फौरन वो चीखे गुस्से में। अब इधर पुलिस वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज कि भाई ये कौन है जो गुस्से में डांट रहा है। आमतौर पे कोई आदमी होता है लाठी खाता है तो भागता है, भागा भी नहीं, चीख भी रहा। फौरन अब शक्लें जब देखी तब पता चला कि ये तो एसडीएम साहब हैं। उसके बाद वो बेचारा माफ़ी मांगता रहा, एसडीएम साहब उसको डांटते रहे, तमाम सीनियर अधिकारी उसको डांटे। बाद में काफ़ी बातचीत भी हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी के साथ वायरल हुआ और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दी गई। और एक तरह से जिस पुलिस वाले ने मारा था वो पुलिस वाला पूरे दिन डर के माहौल में रहा कि पता नहीं कौन सी गाज गिर जाए, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। अब ये बात, ये रुतबा एक एसडीएम का है जिसको एक पुलिस वाला छू नहीं सकता। अब आप सोच के देखिए कि एक आईएएस अधिकारी हो और वो आईएएस अधिकारी सचिवालय होम मिनिस्ट्री में पोस्टेड हो। होम मिनिस्ट्री में वो ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हो। उसके साथ एक पूरी लाव लश्कर व्यवस्था, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी, गनर, ड्राइवर, तमाम वो वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी प्रोटोकॉल, उसके खुद के पास दो दो गन और उसके पास एक थाने का एसआई आए और आने के बाद उसके गिरफ्तार कर ले और लाव लश्कर समेत तमाम चीज़ें जब्त कर ले और कहे कि तुमने गलत काम किया। तो ये कैसे संभव है? जाहिर सी बात है, पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। एक आईएएस अधिकारी को, खासकर जो होम मिनिस्ट्री में है, उसको कोई कैसे गिरफ्तार कर सकता है? लेकिन ये हुआ है और ये हुआ है नोएडा में। नोएडा में एक शख्स जिसका नाम कृष्ण प्रताप सिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ खड़ा था। पूरा इलाका जानता था कि कृष्ण प्रताप सिंह आईएएस हैं और चूंकि लाल बत्ती गाड़ी थी, दो सरकारी गनर जैसे दिखने वाले लोग थे, उनके पास गनर वाले हथियार थे, एक पीआरओ था। अचानक से एक पीसीआर गाड़ी आके रुकती है। रुकने के बाद कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो। अब एक आईएएस अधिकारी से एक छोटे दर्जे का पुलिस वाला कैसे बोल सकता है? लेकिन इधर टेंशन ये हुई कि आईएएस अधिकारी भी कुछ नहीं बोल पा रहा। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ रहा। बैठने के बाद काफ़ी बेइज्जती के साथ उसको ले जाया गया। जब ले जाया गया और लोग हैरान थे कि भाई कि आईएएस अधिकारी को कैसे पुलिस वाला गिरफ्तार कर सकता है और ख़ासकर जो होम मिनिस्ट्री में हो। तब पता चला कि ये ना ही कोई आईएएस अधिकारी था और ना ही होम मिनिस्ट्री में था। एक साधारण इंसान था। इसने कुछ पैसे का जुगाड़ किया और कुछ फर्जी लोगों को अपने साथ मिलाया। एक लाल बत्ती ली, एक इनोवा गाड़ी ली, बढ़िया वही कर्टन लगाया, सामने आईएएस का एक पोस्टर लगवाया और लोगों को, तमाम व्यापारियों को वो बताने लगा कि वो आईएएस है। अब आईएएस के नाम पे और खुद को होम मिनिस्ट्री में बताने के नाम पे वो तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन से रुपए ऐंठता रहा। करोड़ों का गबन उसने किया। लेकिन जब शिकायत इधर उधर पहुंची, इधर उधर लोगों ने जाना कि कोई एक आदमी है जो ऐसे पैसे ले रहा। शुरुआत में पुलिस वालों को लगा कि भाई ऊपर का मामला हम क्या बोले, लेकिन इसी बीच कुछ ने रिसर्च किया कि भाई कौन है, कैसे आया है, यहाँ क्या कर रहा। नोएडा में है तो क्या कोई ज़िला संभाल रहा, लेकिन होम मिनिस्ट्री में है तो नोएडा में क्या कर रहा। ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों के जहन में घर करने लगी। जब घर करने लगी तो उन्होंने थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की। इधर एक दो कंप्लेन भी हुई थी। जब जांच पड़ताल की तो पता चला ये तो कोई आईएएस है ही नहीं, बल्कि एक बहरूपी है जो आईएएस की ज़िंदगी जी के लोगों को ठगने का काम कर रहा। तो फाइनली आज उसे गिरफ्तार किया गया। हो सकता है कल इसकी डिटेल कहानी आपको सुनाओ कि कैसे एक आदमी आज के टाइम में आईएएस बन के लोगों को बहका रहा था। खैर, एक अपडेट थी और मज़ेदार कहानी थी, मुझे लगा आपको शुरू में बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं और इस कहानी की शुरुआत कायदे से होती है 15 तारीख को, यानी इसी महीने 15 अगस्त को। 15 अगस्त को गुड़गांव में एक थाना लगता है, आईएमटी मानेसर थाना। और इसी आईएमटी मानेसर थाने में, अब चूँकि गुड़गांव है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, तो एक कंपनी का एक नाला है, वहीं से शाम को दो लोग बातें करते हुए जा रहे थे। एक का नाम मोहित और एक का नाम रोहित। दोनों एक कंपनी में वर्कर थे, बातचीत करते जा रहे थे। नाले के पास से गुजरे। इसी दौरान उनको कुछ बदबू महसूस हुई। अब जब बदबू महसूस हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या। कुछ उन्हें डाउट लगा कि भाई नाला तो, हालांकि नाला ही है, लेकिन यहाँ पे जो वेस्टेज फेंके जाते हैं उससे ऐसी बदबू नहीं आती। ये किसी जानवर के मरने की या फिर सड़ने की बदबू है। उन्होंने जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखा तो पता चला कि वहाँ एक ड्रम भी है और बदबू ड्रम के अंदर से आ रही।
अब नीले कलर का वही पानी वाला ड्रम। अब ये चीज़ जब उन्होंने देखी तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ कि यार पता नहीं इस ड्रम में क्या हो, और ड्रम से बदबू आ रही, ड्रम पूरा सील पैक है। तो एक काम करो, किसी को बता दो, नहीं तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो। उसके बाद ये लोग अपने उस कंपनी में जाते हैं और वहाँ का जो सिक्योरिटी एक तरह से इंचार्ज ही कहेंगे, उसको बताते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है। अब सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जो था, कायदे से वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज, वो थोड़ा सा तेज तर रहा था। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया, सोहन सिंह नाम। जब पुलिस को फ़ोन किया तो फ़ौरन जो IMT मानेसर थाना है वो भागा भागा आया। आने के बाद चूँकि रात हो गई थी तो जैसे तैसे करके उस ड्रम को बाहर निकाला। निकालने के बाद जब उस ड्रम को खोला तो देखा कि अंदर एक लाश पड़ी हुई है, बुरी तरह सड़ी हुई और बुरी तरह घायल। चूँकि जिस हिसाब से उस व्यक्ति की मौत हुई थी वो भी लग रहा था कि कोई नेचुरल डेथ नहीं है। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं, फ़ौरन पूरे इलाके में तफ्तीश शुरू करते हैं, बॉडी अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा, दूसरी तरफ बड़ा सवाल कि यार एक कंपनी के पास एक नाले में ड्रम में लाश, वो भी आज के टाइम में 15 अगस्त की तारीख, वो भी गुड़गांव जैसी जगह में, तो ये कैसे? पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में जो पता चला वो बड़ा हैरान करने वाला। रिपोर्ट में बॉडी से दो चीज़ें मिली, दो जानकारियां मिली। पहला कि इस आदमी के शरीर में चूहे मारने वाली कोई दवा मिलाई गई है, यानी कोई पॉइजन। और दूसरा, इस आदमी को करंट भी दिया गया है। और तीसरा, इस आदमी का गला भी दबाया गया है। अब ये रिपोर्ट जब पुलिस वालों ने देखी तो यहाँ से एक बात तो क्लियर थी कि जिसने भी किया है उस फिराक में था कि चाहे जो हो जाए ये इंसान जिंदा ना बच जाए। क्योंकि पहले दवा देना, उसके बाद फिर करंट लगाना और फिर गला दबा के मार देना। अब ऐसा तभी होता है कि जब आदमी पूरे प्लान के तहत हत्या करना चाहे। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी, उन्होंने कहा भैया चलो अब जांच पड़ताल शुरू करो। और पहला सवाल तो यही कि आखिर ये कौन है। तो सबसे पहले आसपास के इलाके में उस आदमी के बारे में पता किया, उस कंपनी में कि क्या कोई इसे जानता है। कंपनी वालों से पूछा तो पता चला कि नहीं, कोई नहीं जानता। तमाम और लोगों से पूछा कि क्या कोई जानता है, वहां से भी कोई जवाब नहीं। इसके बाद आसपास के इलाकों में इत्तला किया कि एक लाश मिली, अगर किसी के घर का कोई हो या फिर कोई ऐसा हो जो गायब हो, जो कई दिनों से ना दिखाई दे रहा हो, तो आए और बॉडी क्लेम करे। लेकिन ना ही कोई बॉडी क्लेम हुई, ना ही उस मरने वाले शख्स की कहीं कोई पहचान हुई। पुलिस वाले हैरान परेशान अपने हिसाब से बेचारे मेहनत करके जांच पड़ताल करते रहे। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। पुलिस वालों के हाथ खाली। कातिल को उन्हें छोड़िए, कत्ल क्यों हुआ वो मकसद जाने दीजिए, लाश किसकी है अभी तक यही नहीं पता। इधर जब पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में पता कर लिया, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में पता कर लिया, कहीं से कोई जानकारी नहीं, तो उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा अपनी जांच पड़ताल का रेंज बढ़ाओ, आसपास के थानों में इत्तला करो, आसपास के जिलों में पता करो, जितनी मिसिंग कंप्लेन है उनको चेक करो। आसपास कोई ऐसा शख्स जो गायब हो गया हो, ना दिखाई दिया हो, हालांकि उसकी कंप्लेन ना दर्ज हुई हो, उसके बारे में पता करो। पता करो कौन आया था और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया, कौन ऐसा है जो किसी कंपनी में काम करता था लेकिन इस बीच 2-4 दिनों से काम पे नहीं आ रहा। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने पता की, कड़ी मशक्क़त की, अपने तमाम मुखबिर दौड़ाए, अपने तमाम इनपुटों को एक्टिव किया, तब पता चला कि एक शख्स जिसका नाम है राम परिछन शर्मा, जो कि इसी बासकुसला इलाके में रहता है, एक गांव है, वहीं पे किराए के मकान में रहता था, वो कई दिनों से एक तरह से गायब है। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को मिली तो उन्होंने कहा कि इसके फैमिली के बारे में पता करो। जब फैमिली के बारे में पता किया तो फैमिली वाले मिले, फिर उनको बुलाया और कहा कि देखिए एक लाश मिली है और लोग कह रहे हैं कि आपके घर का कोई गायब है। अब उन्होंने जैसे लाश देखी, बदहवास रोने लगे। रोते हुए कहा कि साहब ये तो हमारे घर के राम परिछन शर्मा है। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कायदे से थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते हैं कि चलो कम से कम अब मरने वाले की शिनाख्त हो गई। अब कातिल और मोटिव, ये दो चीज़ खोजना था। अब पुलिस वालों ने सबसे पहले फैमिली वालों से कहा कि आप मर्डर के लिए FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि FIR मेन है। अब FIR दर्ज हुई। उसके बाद अब पुलिस वालों ने परिवार वालों से ही पूछा कि आपको किसी पे डाउट। परिवार वालों ने कहा कि साहब हम लोग जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ आके हम लोग नौकरी करते हैं, तो यहाँ हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी। पुलिस वालों ने कहा कि थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर दीजिए, चूँकि आपके घर का
एक सदस्य मारा गया है। और आमतौर पे कत्ल हुआ है तो कोई मोटिव तो होगा ही, कोई राह चलते कत्ल करेगा नहीं। और अच्छा, जिस हिसाब से कत्ल हुआ है कि पहले जहर देना, उसके बाद करंट लगाना, फिर गला दबाना, तो ये तो पूरा प्री प्लान मर्डर है। ऐसा है नहीं कि गलती से मार दिया या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें कुछ हो गया या फिर कुछ लूटपाट छीना झपटी में मार दिया और मर गया तो लाश फेंक दी। ये तो पूरा इंटेंसली मर्डर है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता। खैर, अब परिवार वालों ने फिर कहा कि नहीं साहब, हमें कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस वालों ने कहा कि यार ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने तरीके से पता करेंगे। अब पुलिस वाले उस जगह पे जाते हैं जहाँ ये शख्स काम करता था। वहाँ पता किया कि भाई इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, कि किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश, कोई बात। पता चला यहाँ भी कोई दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं। पता किया कि परिवार में कोई कलह, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई और बात। पता चला यहाँ भी कुछ नहीं। पुलिस वाले हैरान, इधर दिन एक एक करके गुजरता जा रहा, कोई क्लू मिल नहीं रहा। क्राइम सीन पे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि वहाँ कोई कैमरा भी नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले परेशान अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे। इधर जो परिवार वाले वो भी बार बार कि साहब खोजिए, कौन है कातिल, इंसाफ दीजिए हमें। अंत में पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, इसकी कॉल डिटेल खंगालो। जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा तो हो सकता है कॉल डिटेल से ही मिल जाए। उसके बाद पुलिस वालों ने कॉल डिटेल खंगाली, और जब कॉल डिटेल खंगाली तो वहाँ भी कुछ बाहर ही नहीं मिला। एक नंबर मिला, और वो नंबर था इसी शख्स की साली का, और वो भी इसी इलाके में रहती थी। पूरा एक तरह से जितना जीजा, साले, ये तमाम लोग वहीं रहते थे। उन्होंने कहा कि चलो अब साली को भी एक बार पूछ ही लें भैया कि क्या तुम कुछ जानती हो, क्या बात हुई थी। अब साली से जब पूछताछ की, इस उम्मीद में कि शायद साली कुछ बता दे, तो पता चला कि साली से जब पूछा गया कि भाई तुमसे क्या बात हुई, उसकी आवाज़ में एक लड़खड़ाहट दिखी। अब लड़खड़ाहट पुलिस वालों ने भाप ली। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और टटोलो इसको। इसके बाद और अच्छे से पूछताछ कि तुम कहाँ गई थी, उस दिन क्या क्या बात हुई थी। वो तो बता रहा था कि तुम्हारे घर आया था। अब ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे करके जब पुलिस वाले बोलते रहे, धीरे धीरे करके वो महिला टूटती गई। टूटने के बाद कुछ देर तक तो शांत खड़ी रही, फिर अचानक से रोने लगी और कहा कि साहब मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। बस यही चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पूछते हैं क्या गलती हुई। तब इसने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हमने ही मारा है। तो फिर क्यों मारा है, तो जो पूरी कहानी निकल के सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल राम परछन शर्मा जो है, उसका जो साला है उसका नाम है पंचदेव। अब जीजा साले का रिलेशन, हंसी मजाक ये तमाम चीज़ें भी होती हैं। कायदे से कहें तो पंचदेव की बहन का सुहाग भी था राम परछन शर्मा। पंचदेव की जो पत्नी थी इंदु, उसका भी जीजा लगता था, उसकी भी ननद का सुहाग था। और ससुराल में दामाद का, जीजा का तो बड़ा महत्व भी होता है। तो फिर इन लोगों ने क्यों मारा, तो इसके पीछे एक कहानी थी। कहानी 4 साल पुरानी। दरअसल राम परछन शर्मा अक्सर जब आया जाया करता था तो इसी दौरान उसकी अपनी साली से नज़दीकियाँ हो गई। अब नज़दीकियाँ जब आगे बढ़ी तो धीरे धीरे दोनों करीब आ गए, प्यार भी हो गया। प्यार भी आगे बढ़ा तो धीरे धीरे दोनों के बीच नाजायज़ संबंध हो गए। अब कुछ दिनों तक तो तमाम चीज़ें छुप छुपा के चलती रही, दुनिया की नज़र से बचा के इन दोनों ने की, अपने रिश्ते को बखूबी निभाया। लेकिन वक्त के साथ साथ अब कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, ज़्यादा छुपाया छुपता उपता नहीं है। तो कहीं ना कहीं राम परछन शर्मा और इंदु की जो लव स्टोरी थी, इसकी भनक अब इंदु के पति पंचदेव यानी राम परछन शर्मा के साले को लग गई। साले ने जब ये बात सुनी तो एक तरह से उस हक्का बक्का कि यार मेरे बहन का जो पति हो मेरी पत्नी से इस तरह से रिलेशन रख रहा है। उसने अपनी पत्नी को समझाया लेकिन पत्नी भी नहीं मानी। उसने जीजा को भी समझाया, जीजा भी नहीं माना। काफ़ी टाइम गुजर गया, ये चीज़ें लगातार चलती रही। इधर लोग ताने भी मारते रहे कि यार कैसे आदमी हो तुम, अपनी पत्नी को नहीं रोक पा रहे हो। ये तमाम चीज़ें जो एक आदमी बोलता है। अब धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें सुन के जो पंचदेव था उसके मन में अपने जीजा के प्रति गुस्सा भर गया। उसने कहा कि यार इस बंदे से मैं बदला तो लूँगा, लेकिन ऐसा बदला लूँगा कि किसी को कानो कान भनक न लगे। तो इसके लिए उसने अपनी पत्नी को ही चारा बनाया और कहा कि फ़ोन करो। पत्नी भी तैयार हो गई। उसने फ़ोन किया राम परछन शर्मा को और कहा कि जीजा जी आ जाइए, घर पे कोई है नहीं और कुछ बनाई हूँ। अब नाजायज़ संबंध पहले से था। परछन शर्मा खुश भाग के घर पे आया। घर पे खाना बना था। अचानक से वहाँ पंचदेव अभी आ गया। अब पंचदेव आ गया तो भाई ससुराल था तो कोई दिक्कत तो थी नहीं, फिर सब ने बैठ के साथ में खाना खाया। इधर जो राम परछन शर्मा को खाना दिया गया था उसमें चूहे मारने की दवा मिला दी गई। दवा खाने के बाद वो बेहोश हो गया।
अब इन्हें उम्मीद थी कि वो मर जाएगा, लेकिन यहाँ इत्तेफाक देखिए कि दवा खाने के बाद वो मरा ही नहीं। अब इन्हें लगा यार ये क्या हो गया, आधा मरा आधा नहीं मरा, इसमें तो दिक्कत है, फिर फंस जाएंगे। फ़ौरन आइडिया है कि एक काम करो, इसको करंट लगा दो। उसके बाद उन्होंने एक कटे तार से करंट लगाया। अब करंट लगाया, कुछ देर तक छोड़ दिया, तसल्ली की कि शायद मर गया। लेकिन अब मन में एक डाउट कि यार करंट लगाया, पता चला ना मरा हो तो एक काम करो, गला भी दबा दो। गला दबाने के बाद इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ शायद मर ही गया है। उसके बाद इन्होंने मिलकर उसका गला भी दबा दिया, अपने जीजा का। अब गला दबाने के बाद अब बड़ा सवाल कि भाई लाश का क्या करें। तब एक आइडिया है कि एक काम करो, जो पंचदेव था उसने अपने दोस्त को बुलाया, चंदन ठाकुर को। चंदन ठाकुर आता है, आने के बाद ये लोग ड्रम लेते हैं। पहले तो लाश को एक दिन तक अपने घर में रखते हैं। रखने के बाद उस लाश को फिर उस ड्रम में डाल के दोनों लोग लेके निकलते हैं और इसी IMT मानेसर थाने के पास जो कंपनी वाला नाला था वहीं पे ले जाके लाश को फेंक देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, फ़ौरन पंचदेव को गिरफ्तार करते हैं, चंदन को गिरफ्तार करते हैं। इन सब ने फिर कहा कि हाँ हमने इसीलिए कत्ल किया और हमने ही कत्ल किया। अब फिलहाल पुलिस वाले चार्जशीट और तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन में सज़ा होती क्या होती है। लेकिन आपकी क्या राय है, किसकी गलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर ऐसी कहानी आपको पसंद आती है और देश दुनिया की रोज़ अपडेट आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो, सुनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।